ट्रंप जब से इक्तदार में आए हैं उनका एक ऑब्सेशन है कि वो ओबामा की तरह नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं और क्लेम करते हैं कि वो बड़े वेल डिजर्विंग भी हैं। लेकिन उनका एक और दावा भी है कि वो ईरान के साथ ओबामा से बेहतर डील स्ट्राइक कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और कुछ और ममालिक ने साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से एक एग्रीमेंट साइन किया था जिस पर सालों से काम हो रहा था। लेकिन 2018 में इक्तदार संभालने के ठीक एक साल बाद ही ट्रंप ने ये कहकर ईरान के साथ डील से पुल आउट कर लिया कि इट्स द वर्स्ट डील एवर। तब से जब जब ईरान का जिक्र होता है वो कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो उस डील का जिक्र ना करें। कभी वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की उस डील को वर्स्ट एवर कहते हैं, कभी टेरेबल, तो कभी कहते हैं कि ओबामा ने इजराइल के ऊपर ईरान को तरजीह दी। इसी साल एक कैबिनेट मीटिंग में he said Barack Hussein Obama what he did where he gave them the Iran nuclear deal gave them free will towards a nuclear weapon. Basically, he chose Iran over Israel and others that didn't want him to do it. Barack Hussein Obama, Iran nuclear deal. He chose Iran over Israel. ये थी इनकी मार्च 26 की कैबिनेट मीटिंग। रिसेंटली एक और मौके पर ट्रंप कहते हैं इफ आई डिडंट कम अलोंग एंड टर्मिनेट द ओबामा डील व्हिच वाज टेरिबल, द ईरान न्यूक्लियर डील वाज अ रोड टू अ न्यूक्लियर वेपन, अ बिग वन, अनलिमिटेड। अब ये जंग जो है जिस तरह भी एंड हो, जिन टर्म्स पे भी एंड हो, जिस तरह से भी ख़त्म हो, ट्रंप का एक ही मकसद है कि वो अमेरिकन को ये बता सकें कि किस तरह उन्होंने ओबामा से बेहतर डील की है ईरान के साथ, ख़ास तौर पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ट्रंप अपने दौरे इक़्तिदार में कई बार वैसे कोशिश कर चुके हैं कि ईरान के साथ कोई डील स्ट्राइक हो जाए, लेकिन इसमें हमेशा नाकाम ही रहे हैं। जैसा कि इसी साल फेब में कई राउंड्स हुए, उससे पहले ओमान में 2025 में भी इनडायरेक्ट टॉक्स हुई जिनको ओमान ने मीडिएट किया, लेकिन इन टॉक्स के दौरान ही यूएस ने ईरान पर हमला कर दिया। इनफैक्ट इस जंग से भी बिल्कुल पहले जो टॉक्स हो रहे थे उनके बारे में ओमानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कहा था कि ईरान हैड अग्रीड टू मेजर कंसेशंस, यानी कि ये जंग शुरू होने से एक दिन पहले अल बुसैदी कहते हैं कि ईरान हैड अग्रीड टू गिविंग अप इट्स स्टॉकपाइल्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम बाय irreversibly downgrading their enrichment below current levels, which are close to what would be needed for a nuclear weapon. यानी आसान अल्फाज में ईरान राजी था कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल्स को कम कर देगा। अब सिचुएशन ये है कि जंग के सिर्फ 1.5 महीने बाद फिर इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बैठने को तैयार हैं, कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिसे वो 2015 की ओबामा डील से बेहतर क्लेम कर सकें। अब देखें अगर कॉन्फ्लिक्ट को, तो आज भी कॉन्फ्लिक्ट वही पुराना है। ईरान दावा करता है एक तरफ कि उसका यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम सिविलियन पर्पस के लिए है और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत उसका पूरा हक है कि वो ऐसा करे, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि ईरान इस कदर यूरेनियम एनरिच कर चुका है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वैसे तो ईरान कई सालों से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी क्यों वो आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सके? क्योंकि तारीख ऐसी कोशिशों से भरी पड़ी है जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा साल पीछे धकेलने की कोशिश की गई। कभी डिप्लोमेटिक रस्तों का इस्तेमाल किया गया, कभी ये काम सैबोटाज के ज़रिए किया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने साइबर वेपन्स का इस्तेमाल किया और उनके न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूग्स को तबाह कर दिया, और कभी इसमें सैंक्शंस वगैरह जो है वो शामिल थे। इसीलिए ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा वक्त लग गया, यानी कि दूसरी कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल से भी ज़्यादा वक्त जिनके पास अब न्यूक्लियर आर्सनल्स मौजूद हैं। इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि असल में यूरेनियम एनरिचमेंट होता क्या है, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए इसकी साइंस समझ लेते हैं। यूरेनियम, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, साइंटिस्ट का मानना है कि ये मोस्ट पावरफुल एलिमेंट है ऑन अर्थ। ये एक खास किस्म के मेटल है जो ज़मीन से जो है वो निकाला जाता है, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी और बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल यूरेनियम जब ज़मीन से निकाला जाता है तो उसमें दो तरह के, आप समझें, एटम्स होते हैं। एक को कहते हैं U-238 यानी कि यूरेनियम 238, जिसकी मिकदार 99% होती है, यानी सबसे ज़्यादा, और ये सबसे सुस्त होता है और बिल्कुल नाकारा होता है। दूसरा एटम 235 है जिसकी मिकदार 0.7% है, लेकिन
यही सबसे ज़्यादा तबाहकुन है। तो याद रखें U-235 यानी कि यूरेनियम 235, सारा मामला इसी एटम का है क्योंकि ये मैसिव एनर्जी पैदा करता है। यूरेनियम के इन दोनों एटम्स को अलग करने के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन का मेथड यूज होता है। इस मेथड में यूरेनियम को गैस बनाकर बहुत तेजी से स्पिन किया जाता है। तेजी से स्पिन करने की वजह से जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइड पे चले जाते हैं और जो सेंटर में रह जाता है वो होता है मोस्ट पावरफुल U-235। यानी आप समझें कि जब आप दूध उबालते हैं देर तक तो उसकी टॉप पर मलाई की लेयर आ जाती है। वो मलाई की लेयर U-235 है जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी मिकदार को जब बढ़ाया जाता है तो उसको इनरिचमेंट कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है। इस इनरिचमेंट से हम सिर्फ बॉम्ब का जो है हमें ख्याल आता है, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी इजाद है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इस U-235 से क्या काम लिया जाता है, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि इसको कितना इनरिच किया जाए या कितना बढ़ाया जाए। इनरिचमेंट के लेवल्स हैं जो डिफरेंट परसेंटेजेस के साथ डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि फॉर लेट्स से पावर जनरेशन के लिए 3 से 5%, इतनी इनरिचमेंट से घरों या फैक्ट्री के लिए बिजली बन सकती है। फिर मेडिकल पर्पस के लिए 20% तक इनरिच किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों का इससे जो है वो इलाज होता है। फिर 90% जब हो जाता है तो ये डेंजर जोन है। इतनी इनरिचमेंट सिर्फ एटम बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए होती है। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान के पास कितना इनरिच्ड यूरेनियम है? अकॉर्डिंग टू IAEA लेटेस्ट रिपोर्ट, ईरान ने पिछले कुछ अरसे में बड़ी तेजी से अपने यूरेनियम प्रोग्राम को बढ़ाया है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 440 किलोग्राम्स ऑफ यूरेनियम है जो 60% तक इनरिच्ड है। माहिरीन का मानना है कि एक बॉम्ब के लिए 25 किलोग्राम ऑफ 90% इनरिच्ड यूरेनियम दरकार होता है और ईरान उसके बहुत करीब आ चुका है। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका काम है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को सुपरवाइज करना, उनके चीफ राफेल ग्रॉसी के मुताबिक ईरान के पास मौजूदा यूरेनियम थ्योरेटिकली 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ईरान को अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने दिया था? आप सुनकर हैरान होंगे कि आज अमेरिका, जो हाथ धोकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीछे पड़ा है, उसी ने ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ इट ऑल स्टार्टेड फॉर ईरान। 1953 में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक तारीखी मोस्ट सेलिब्रेटेड स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसे एटम फॉर पीस कहा गया, जिसके तहत ये फैसला किया गया कि अक्रॉस द वर्ल्ड वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है उनको सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए ताकि वो अपने एग्रीकल्चर में, एनर्जी प्रोडक्शन में और हेल्थ पर्पसेस के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकें। इसी एटम ऑफ पीस के तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी कयाम हुआ इन 1957, जो आज भी न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की निगरानी करता है। यूएस ने रिसर्च, रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूल, टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत सारे ममालिक को प्रोवाइड की, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान जो है वो भी शामिल है, ताकि वो अपना सिविलियन जो प्रोग्राम है उसको एक किक स्टार्ट कर सके। आप समझे कि ये यूएस की एक कोल्ड वॉर डिप्लोमेसी का हिस्सा था, यानी कि हार्ट्स एंड माइंड्स कैंपेन इसको कहा गया, ताकि यूएस दुनिया को ये बता सके कि किस तरह वो अपनी न्यूक्लियर सुपीरियरिटी को दुनिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा एलाइज को अपने साथ कर रहा है। इसी के पेश नज़र 1967 में यूएस ने ईरान को भी उसका पहला न्यूक्लियर रिएक्टर दिया और साथ साथ 5.5 किलोग्राम ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम भी प्रोवाइड किया। यही नहीं बल्कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की ट्रेनिंग भी यूएस के हाईली प्रेस्टिजियस MIT में कराई गई। उस वक्त किसके वहमो गुमान में होगा कि यही टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले वक्तों में दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बन जाएगी। इसके बाद 1970s में फिर क्या था, बड़ी तेजी से वेस्टर्न कंपनीज ने ईरान में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उनकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में तेजी से काम होने लगा। लेकिन फिर आया साल 1979 और 1979 का इनकलाब। आयतुल्लाह खामनेई की क़यादत में नई हुकूमत ने जब इख्तियार संभाला तो शुरू में इनकलाबी हुकूमत का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। आइडियोलॉजिकली उन्होंने इसे एक वेस्टर्न लग्जरी करार दिया और कहा कि ईरान को इसकी ज़रूरत नहीं है। नतीजतन सारा तामीराती काम जो है वो रुक गया, फॉरेन एक्सपर्ट्स मुल्क छोड़ कर चले गए और तमाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बेसिकली अबैंडन कर दिए गए। ईरान इराक वॉर होती है
और सोच में एक तब्दीली देखी जाती है। 1980 से 88 तक जारी रहने वाली ईरान इराक वॉर सिर्फ दो मुल्कों की नहीं जंग थी, बल्कि इसने ईरान के न्यूक्लियर नजरिए को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनकलाब ईरान के फौरन बाद आयतुल्लाह खामनेई की हुकूमत ने शाह के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को वेस्टर्न लग्जरी समझकर जब बंद कर दिया था, लेकिन जब इराक ने बड़ी मिकदार में केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए तो खामनेई रजीम को समझ आ गया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए सिर्फ जज्बा ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि डेटरेंस की भी ज़रूरत होती है। तमाम वेस्टर्न पावर्स इराक के साथ मिल गई और ईरान अकेला रह गया। कई सैंक्शंस लग चुकी थी ईरान पर। ईरान ने अपने पुराने प्रोग्राम को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया और इस बार वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के बजाय उन्होंने रशिया और चाइना से मदद मांगी। आप जानते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी अहम किरदार अदा किया। 1980s और 1990s में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खुफिया नेटवर्क ने ईरान को सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी फराहम की। ये माना जाता है कि ईरान ने पाकिस्तान से P1 और P2 सेंट्रीफ्यूज के डिज़ाइंस और उन्हें चलाने के टेक्निकल ड्राइंग्स हासिल की। ये सेंट्रीफ्यूज असल में वही मशीन्स हैं जो यूरेनियम को स्पिन करने में और बॉम्ब बनाने के काबिल बनाती हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने हमेशा खुद को इससे अलग रखा और हमेशा ये स्टैंड लिया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये इनफरादी अमल था। उसके बाद से कभी ईरान पे सैंक्शंस लगते हैं, पाबंदियां लगती हैं, कुछ रिलीफ मिलता है, टॉक्स होती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। आज पाकिस्तान जो है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और जो टॉक्स हैं उसका सेकंड राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जिसका अंदिया डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ट्रंप ऐसा क्या क्रैक कर लेंगे जो कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 के एग्रीमेंट में नहीं किया। ईरान पे सैंक्शंस लगना, सैंक्शंस हटना, कुछ रिलीफ देना, ये सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन 2015 कहा जाता है कि उसमें जो होने वाला एग्रीमेंट था वो पहला कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था जिसपे सालों लग गए थे, जिसे JCPOA कहा जाता है, which is known as Joint Comprehensive Plan of Actions। इसके पॉइंट्स पे कुछ क्विकली नजर डालते हैं। ये एग्रीमेंट ईरान के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, US, चाइना, रशिया, फ्रांस एंड UK प्लस जर्मनी और EU ने भी साइन किया। इसके अहम पॉइंट्स क्या हैं? इस एग्रीमेंट के तहत ईरान ने एग्री किया था कि वो अपने U-235 एनरिचमेंट लेवल्स को सिर्फ 3.67% तक रखेगा, यानी कि ये वो लेवल्स हैं जो सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और ईरान इस पर मान गया था। इसके अलावा ईरान 15 साल तक यही लेवल्स रखने का पाबंद होगा। इसके अलावा ईरान न्यू सेंट्रीफ्यूज 10 साल तक नहीं बनाएगा और ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है वो भी 300 किलोग्राम के अंडर ही रहेगा। इसके बदले ईरान को क्या मिला? ईरान के ऊपर से इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सैंक्शंस रिमूव कर दिए गए, यानी कि ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग और शिपिंग की इजाज़त जो है वो ईरान को मिल गई। इसके अलावा ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो कि ऑयल रेवेन्यू से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बाहर बैंकों में थे, उन तक रसाई भी हासिल हो गई ईरान को, और ईरान को मॉनिटर्ड और लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट की भी इजाज़त मिल गई ताकि जो भी उनकी सिविलियन ज़रूरियात हैं उसको वो पूरी कर सकें। एक्चुअली इसी के बारे में तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते हैं कि प्लेन लोड्स ऑफ कैश जो है वो सेंड टू ईरान, यानी कि तकरीबन $400 मिलियन की वो बात कर रहे हैं जो कि ईरान के फ्रोजन फंड्स थे। मजे की बात तो ये है कि इस डील को सुनकर नेतन्याहू इस कदर सीखता हुआ कि उसने US कांग्रेस में खड़े होकर ओबामा को और इस डील को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिस वक्त 2018 में इस एग्रीमेंट से US ने डिसाइड किया कि वो पुल आउट कर ले, तब सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी। IAEA और US इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फुली कंप्लायंट था, लेकिन US ने फिर पुल आउट कर लिया और उसके बाद ईरान ने भी तेजी से अपनी एनरिचमेंट दोबारा शुरू कर दी। आज ट्रंप एक दफ़ा फिर फ्रस्ट्रेटेड है, डेस्परेट है, और यही डेस्परेशन का शिकार होकर जब वो कोई डील स्ट्राइक नहीं कर सके ईरान से, तो उन्होंने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी और फिर महीने बाद डील की बातें शुरू कर दी हैं। इंटरेस्टिंग तो ये है कि 2025 जून में 12 दिन की जो जंग ईरान पर थोपी गई थी, उसमें ट्रंप का दावा था कि हमने इनका यूरेनियम प्लांट बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है। बट हियर वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट ईरान्स यूरेनियम एनरिचमेंट, जिसको जब जंग से तबाह नहीं कर सके ट्रंप, तो आज फिर एक दफ़ा डिप्लोमेसी का ही सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब कोई भी न्यू एग्रीमेंट विद ईरान हैज़ टू लुक डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीमेंट US डिड अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इन 2015,
क्योंकि वो एग्रीमेंट तो अकॉर्डिंग टू ट्रंप एक ट्रैश एग्रीमेंट था। ट्रंप की अपनी डिमांड्स तो मैक्सिमलिस्ट हैं। वो चाहते हैं कि यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट करने के बजाय ईरान पूरी तरह से अपना प्रोग्राम अबैंडन कर दे। सिर्फ यही नहीं, वो चाहते हैं कि उनका जो एनरिच स्टॉक पाइल है वो किसी दूसरी कंट्री को दे दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद टॉक्स की मेज़ पर बंद दरवाज़ों के पीछे इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से क्या बातें हुई, किसका पलड़ा भारी रहा और किसने क्या डिमांड्स रखी। नेगोशिएशन से वाकिफ लोगों का तो कहना है कि उन्होंने बताया कि यूएस का मौक़िफ़ ईरान पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट की परमानेंट पाबंदी नहीं थी, बल्कि इसके बजाय यूएस ने 20 साल के लिए तमाम न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड करने की तजवीज़ दी थी। और इससे फिर ये होगा कि ईरान ये कह सकता था कि उसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत अपना न्यूक्लियर फ्यूल बनाने का जो हक है वो हमेशा के लिए नहीं खोया। लेकिन जवाब में ईरान ने टेबल पे क्या रखा? उन्होंने ये तजवीज़ दी कि वो 5 साल तक अपना न्यूक्लियर एक्टिविटी को सस्पेंड करने को तैयार है। अब 2015 के ओबामा डील के तहत ये अरसा 15 साल का डिसाइड किया गया था, इसलिए अब दोनों साइड्स अपनी अपनी तरफ से बेहतर डील लेना चाहती हैं। इसीलिए यूएस 20 साल की बात कर रहा है और ईरान इसको कम करके 5 साल की बात कर रहा है। इसके अलावा जो ऑलरेडी इनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल है ईरान के पास मौजूद है, वो किसी ऐसे मुल्क को दे दिया जाए जो ऑलरेडी न्यूक्लियर मुल्क है, और इन स्टॉक्स को ताकि सेफ और सिक्योर रखा जा सके। इसमें भी पाकिस्तान पोजेशन हासिल कर सकता है, ऐसी कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। इस वक्त भी जो फील्ड मार्शल आसिम मनीर हैं वो ईरान में मौजूद हैं बिफोर वी स्टार्ट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान। हाउएवर जो ईरान के साथ जंग है वो जिस तरह से भी एंड हो, ट्रंप ये चाहते हैं कि आउटकम जो है उनके प्रेडिसेसर ओबामा से बेहतर हो। उनकी ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इस जंग के बाद आज अमेरिका के लिए हालात 2015 से कहीं ज़्यादा मुश्किल और मुख्तलिफ हैं। कई चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं, यहाँ तक कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। मिडिल ईस्ट के ममालिक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और सऊदी एक क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क को फॉर्मलाइज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है अब तो ईरान के पास एक ऐसा हथियार आ गया है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा कारामद है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। 2015 में ये मसला नहीं था, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कंट्रोल की वजह से ईरान के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवरेज है, जहां से 1/5 ऑफ ग्लोबल ऑयल और गैस जो है वो गुजरता है, और सिर्फ यही नहीं, 1/3 ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये ईरान को एक फाइनेंशियल लाइफलाइन भी देता है। अगर $2 मिलियन पर वेसल चार्ज होता है, जो कि रिपोर्टेडली हुआ भी है, कंपनीज ने पे भी किया है, और इसको अगर आप 100 या उससे ज़्यादा शिप से मल्टीप्लाई करें तो आप सोचें कि ये एक सब्सटैंशियल अमाउंट बनता है टोल की सूरत में ईरान के लिए। सिर्फ यही नहीं, ईरान ने यूएस जैसी सुपर पावर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस का भी भरपूर मुजाहरा किया है। तो ट्रंप अगर इस वक्त कोई भी डील करते हैं, उनकी ख्वाहिश तो होगी कि वो ओबामा की 2015 की डील से बेहतर हो, लेकिन ये करना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है।